अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। भूखे फ़लस्तीनियों पर इस्राएली फ़ौजियों ने फिर की फायरिंग। बैतुल मुक़द्दस में 2 नौजवानों को किया कत्ल। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और दुनिया भर के दबाव को इसराइल ने किया मुस्तरद। रफ़ा ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का किया ऐलान। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में फ़लस्तीनी जंगजुओं और इसराइली फ़ौज में घमासान की जंग जारी। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने बड़े हमले में मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों को हलाक करने का किया दावा। यूक्रेन जंग में शिद्दत के दरमियान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दी धमकी। कहा, पोलैंड ने अपने फौजी यूक्रेन भेजे तो वो जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। साबिक़ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जान को खतरा। जिस जेल में है कैद उस पर हो सकता है दहशतगर्दाना हमला। मुलाकातों पर लगाई 2 हफ्तों की पाबंदी। इंटरनेशनल मीडिया ने मालदीव से हिंदुस्तानी फौजियों की वापसी का अमल शुरू करने का किया दावा। चीन की हामी सदर मोहम्मद मोइज़ो के हुक्म के बाद हिंदुस्तान से बढ़ी मालदीव की कशीदगी। और सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर दाखिल किया एफिडेविट। बताई इलेक्टोरल बॉन्ड की तफसीलात। कैश नहीं गिराए गए बॉन्ड की रकम पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफर करने की कही बात। ये हेडलाइंस पढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। माह रमज़ान मुबारक के दौरान मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शेख सलाह अल बदर ने इसराइली मज़ालिम के शिकार तबाह फ़लस्तीनियों और मस्जिद अक़सा के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं की। गजा की पट्टी में इमदादी ट्रकों के इंतजार में खड़े भूखे फ़लस्तीनियों को इसराइली फ़ौजियों ने फिर निशाना बनाया है। सियोनी फोर्स के इस हमले में 7 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। गजा की पट्टी में सिविल डिफेंस यूनिट के तर्जुमान महमूद बिसाल ने बताया कि इसराइली फ़ौज ने गजा के मशरक़ में कुवैत चौक के करीब इमदादी सामान के इंतजार में खड़े फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। बसाल ने बताया कि इस हमले में कई मासूम जान बहक और ज़ख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी सरकारी खबर रसाई एजेंसी वफा ने इत्तला दी है कि हमले में 7 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। उधर मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के नॉर्थ वेस्ट में वाक़ कस्बे अल जैब के करीब गुज़िश्ता रात इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज की फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान और एक बच्चा शहीद जबकि दीगर 3 ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी ने इत्तला दी है कि इसके हमले के नतीजे में ज़ख्मी होने वाले में 2 शहरियों को तिब्बी इमदाद फराहम की है जबकि 2 फ़लस्तीनी शोहदा को वहाँ लाया गया था। फ़लस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने अल जैब कस्बे से रमल्ला में फ़लस्तीनी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में क़ाबिज़ फ़ौज की गोलियों से 2 फ़लस्तीनियों के शहीद और 3 के मामूली ज़ख्मी होने की इत्तला दी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी दबाव को मुस्तरद करते हुए रफ़ा ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है।
कई ममालिक समेत बैनुल-अक़वामी इदारों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो रफ़ा में दाखिल न हो, जहाँ 15 लाख फ़लस्तीनियों ने पनाह हासिल की है। नेतन्याहू ने वाशिंगटन डीसी में इसराइल नवाज AIPAC तंजीम की एक कॉन्फ्रेंस से वीडियो खिताब में कहा कि हम शहरी आबादी को नुकसान के रास्ते से निकलने के काबिल बनाते हुए रफ़ा में काम खत्म कर देंगे। नेतन्याहू के तबसरे ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब यूरोपीय यूनियन के रहनुमा इसराइल पर जोर देने का इरादा रखते हैं कि वो रफ़ा में ज़मीनी कार्रवाई शुरू न करे, वरना इसराइल इंटरनेशनल सपोर्ट खो देगा। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी गजा में इसराइली फ़ौज की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म व सितम का सिलसिला जारी है। ऐसे में अल-क़स्साम ब्रिगेड ने भरपूर रद्द-ए-अमल देते हुए मुतादिद इसराइली फ़ौजियों को वासिल जहन्नुम कर दिया। गजा के बाज़ इलाकों में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों और इसराइली फ़ोर्स के दरमियान घमासान की जंग जारी है। ऐसे में बैनुल-अक़वामी ख़बर-रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड ने दावा किया है कि खान यूनिस में इसराइली फ़ौज के 2 यूनिट्स पर कामयाब हमला करते हुए मुतादिद इसराइली फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी कर दिया गया है। कतर ने कहा है कि इसराइल और हमास गजा जंगबंदी पर किसी मुआहदे के करीब नहीं है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान गजा में जंग बंद करने के सिलसिले में सालसी का किरदार अदा करने वाले मुल्क कतर ने तशवीशनाक बयान में खबरदार किया कि सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है। कतर ने कहा कि इसराइल और हमास गजा में लड़ाई रोकने और कैदियों को आज़ाद कराने के मुआहदे के करीब नहीं है। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा कि हम किसी मुआहदे के करीब नहीं हैं, मतलब ये कि फ़रीक़ैन ऐसी ज़बान इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं जिससे मौजूदा इख्तलाफ दूर हो और मुआहदे का इतलाक़ मुमकिन हो सके। उधर अमेरिकन इंटेलिजेंस ने भी अंदेशा ज़ाहिर किया है कि गजा की जंग जल्द ख़त्म नहीं होगी। ब्रिटेन में मुसलमानों ने रमज़ान में इसराइली खजूरों के मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक बरतानवी मुसलमानों ने खाने पीने की अशिया पर हलाल लिखा देखने के साथ साथ ये देखना भी शुरू कर दिया है कि वो किस मुल्क से आ रही हैं। खजूर को इफ्तारी के सामान में बुनियादी जूस की हैसियत हासिल है। बरतानिया में इफ्तारी में खजूर के अलावा उमूमन फल और मिठाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। बरतानवी मुसलमानों ने ये एहतियात करना शुरू कर दिया है कि खजूर कहीं इसराइल से इम्पोर्ट ना किए गए हों। दुनिया भर में मुसलमान इसराइली प्रोडक्ट्स का पुरजोर बायकॉट कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए वो अपने दोस्त अहबाब को भी राग़िब कर रहे हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि पोलैंड ने अपने फौजी यूक्रेन भेजे तो वह जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। रशिया टुडे के मुताबिक एक इंटरव्यू में पुतिन ने कहा कि पोलैंड की तरफ से अपने फौजियों को मुमकिन तौर पर यूक्रेन भिजवाने का मकसद उनकी बेलारूस की सरहद पर तैनाती बताया जा रहा है। रूसी सदर ने कहा कि पोलैंड के फौजियों को यूक्रेन जंग में रूसी फौज के साथ लड़ाई के लिए महाज जंग पर भेजा गया तो पोलैंड के ये फौजी कभी जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। रूसी सदर का ख्याल है कि पोलैंड के हुकाम यूक्रेन के इन इलाकों को वापस लेने के ख्वाहिशमंद हो सकते हैं जिनको रूस के रहनुमा जोसेफ स्टालिन ने यूक्रेन में शामिल कर लिया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। उधर रूस में फौजी मालबरदार तैयारा गिरकर तबाह होने के नतीजे में तमाम सवार अफराद हलाक हो गए। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक मॉस्को के ईस्ट इलाके में उड़ान भरने के बाद इस मिलिट्री कार्गो प्लेन के इंजन में आग भड़क उठी थी और शोलों में लिपटा तैयारा कुछ देर बाद गिरकर तबाह हो गया। रूसी ऑनलाइन न्यूज़ सर्विसेज ने इत्तला दी है कि इस हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा। वीडियोज़ में एक हवाई जहाज़ को इंजन में लगी आग के शोले के साथ नीचे गिरते हुए दिखाया गया है। जेल में पाकिस्तान के साबिक़ पीएम इमरान खान पर दहशतगर्दाना हमले का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। फॉरेन मीडिया के मुताबिक रावलपिंडी की अडियाला जेल को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाए जाने के अंदेशे पर इमरान खान समेत तमाम कैदियों से मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पंजाब होम मिनिस्ट्री ने पाबंदी आयद कर दी है। इंटरनल सिक्योरिटी विंग पंजाब होम डिपार्टमेंट ने आगाह किया है कि रियासत मुखालिफ दहशतगर्द ग्रुप जिन्हें मुल्क दुश्मनों की हिमायत हासिल है, मुल्क भर में अफरा तफरी फैलाने के लिए सेंट्रल जेल अटियाला को निशाना बनाना चाहते हैं। किसी भी सानहे से बचने के लिए ज़रूरी इक़दाम की फौरी और अरशद ज़रूरत है, लिहाजा सेंट्रल जेल अटियाला में तमाम कैदियों व
हवालातियों से मुलाकातों और विजिटर्स पर 2 हफ्ते तक के लिए पाबंदी आयद की जा रही है। अटियाला जेल में साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, साबिक फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी समेत हाई प्रोफाइल कैदी भी मौजूद हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। बढ़ती कशीदगी के दरमियान मालदीव से हिंदुस्तानी फौजियों की वापसी का अमल शुरू किए जाने का दावा किया जा रहा है। मालदीव के दिफाई अहदेदारों के हवाले से इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मालदीव में हिंदुस्तान के निगरानी करने वाले जहाज़ों को ऑपरेट करने वाले फौजी एहलकारों को चीन के हामी सदर मोहम्मद मोइज़ू के हुक्म के बाद हिंदुस्तान ने वापस बुलाना शुरू कर दिया है। मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स यानी MNDF के एक एहलकार ने बताया कि तैनात 25 हिंदुस्तानी फौजी 10 मार्च से पहले जज़ीरा-ए-नुमा से वापस जा चुके हैं, जो दोनों फरीकों की तरफ से तयशुदा इनक़िला का बाज़ाब्ता आगाज़ है। बता दें कि सदर मोहम्मद मोइज़ू सितंबर में इस वादे के साथ इक़्तिदार में आए थे कि मालदीव की वसी समंदरी सरहद पर गश्त के लिए तैनात हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों को मुल्क से वापस भेज दिया जाएगा। दोनों फरीकों ने 10 मई तक मालदीव में तैनात 89 हिंदुस्तानी फौजियों और उनके मुआविन अमले की वापसी मुकम्मल करने पर इत्तेफाक किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए हलफनामा दाखिल किया है, जिसके जरिए बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने बताया कि हमने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हुक्म पर अमल किया है। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन बॉन्ड के चंदे की जानकारी भी दस्तयाब कराती है। SBI के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के दरमियान 22,217 बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 22,030 इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पार्टियों ने कैश कराया। जिन बॉन्ड को किसी ने कैश नहीं कराया, उनके रुपए PM रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिए गए। SBI की जानिब से इस बारे में सारी तफसील पासवर्ड प्रोटेक्टेड PDF फाइल के तौर पर पेन ड्राइव के जरिए इलेक्शन कमीशन को सौंप दी गई है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने CAA को लेकर बीजेपी और PM मोदी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अक़लियतों को शहरियत देकर हिंदुस्तानियों का हक छीनने का काम कर रही है बीजेपी। नमस्कार। कल भाजपा की केंद्र सरकार ने CAA लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 10 साल देश पे राज करने के बाद ऐन चुनाव के पहले इन लोगों को CAA की बात करनी पड़ रही है। अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज CAA की जगह अपने कामों पे वोट मांग रहे होते। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोज़गारी की है। किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो रही है। उधर हमारे युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोज़गार के लिए, उनके ऊपर डंडे लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार बेरोज़गारी और महंगाई का समाधान ढूंढने की बजाय CAA की बात कर रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। ये CAA आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोज़गार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोज़गार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं।
हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। इन 3 देशों में लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों बहुत गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे, इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे भारत में आ जाएगी। अगर इन 2.5-3 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार? कहां बसाओगे इनको? महाराष्ट्र पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान के आईन को खत्म करना चाहती है। संविधान खतरे में नहीं है, संविधान को उड़ा दिया इन्होंने। आप देखो इन्होंने क्या किया। आपने सुना होगा एक उनके एमपी ने कहा कि चुनाव के बाद हम संविधान को खत्म कर देंगे। ये इनकी प्लानिंग चल रही है। ये नहीं चाहते कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी, ये नहीं चाहते कि इनको इस देश में भागीदारी मिले। अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया जाता है। 16 लाख करोड़ रुपया। आम आदमी को 16 लाख करोड़ रुपया कितना होता है नहीं समझ आता। अदानी को जरूर समझ आ जाता है, अरबपतियों को समझ आ जाता है, मगर आपको और हमको यह नंबर कितना बड़ा है नहीं समझ आता। मनरेगा में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। 1 साल के लिए अगर मनरेगा चलाना हो तो 65,000 करोड़ रुपए में चलता है। नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को दिया। 24 साल का मनरेगा का पैसा 22-25 लोगों का कर्जा माफ करके दिया। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, महिलाओं का नहीं किया, कॉलेज की फीस का माफ नहीं किया, मजदूरों का नहीं माफ किया। जो देश में सबसे अमीर लोग हैं उनका 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। इससे बड़ा अन्याय हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर उनका कर्जा माफ हो तो फिर किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का, युवाओं का भी कर्जा माफ होना चाहिए। सिर्फ यह कह रहा हूं। तो यह है आर्थिक अन्याय। कांग्रेस पार्टी ने आज नारी न्याय गारंटी का ऐलान किया है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी खवातीन के लिए मुल्क में एक नया एजेंडा सेट करने जा रही है। इस गारंटी के तहत 5 ऐलानात किए गए हैं। इसके बारे में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीडियो मैसेज जारी करते हुए तफसील बताई। नमस्कार। महिला हमारे देश की आधी आबादी है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्हें पिछले 10 सालों में कुछ नहीं मिला। मोदी सरकार ने सिर्फ उनकी मुश्किलें बढ़ाई है। काम हुआ है तो सिर्फ एक महिलाओं के नाम पर राजनीति और उनसे वोट लेना। चाहे महिला आरक्षण का जुमला हो, बढ़ती महंगाई हो, रिकॉर्ड बेरोजगारी हो, बढ़ते अपराध हो, इन सभी मुद्दों का असर सबसे ज़्यादा महिलाओं पर होता है। इन सभी पर मोदी सरकार पूरी तरह फेल रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा सेट करने जा रही है। नारी न्याय गारंटी के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी 5 घोषणाएं कर रही है। उसमें
पहली घोषणा है महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दूसरी घोषणा है आधी आबादी पूरा हक। इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। तीसरी है शक्ति का सम्मान। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन 2 गुना होगा। चौथा है अधिकार मैत्री। इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने और ज़रूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरालीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। पांचवी है सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। भारत सरकार देश भर में सभी जिला मुख्यालय में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनाएगी और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या 2 गुनी की जाएगी। इसके पहले हमने भागीदारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय घोषित की है और ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हमारी गारंटी खोखले वायदे और जुमले नहीं होते। हमारा कहा पत्थर की लकीर होती है। ये हमारा 1926 से अब तक का रिकॉर्ड है। जब हमारे विरोधियों का जन्म हो रहा था तब से हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं और उन घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं। आप सब अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देते रही है और लोकतंत्र और संविधान बचाने की इस लड़ाई में हमारा हाथ मजबूत कीजिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भीम। और आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। भूखे फिलिस्तीनियों पर इस्राएली फौजियों ने फिर की फायरिंग। बैतुल मुक़द्दस में 2 नौजवानों को किया कत्ल। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और दुनिया भर के दबाव को इसराइल ने किया मुस्तरद। रफा ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का किया ऐलान। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में फिलिस्तीनी जंगजुओं और इस्राएली फौज में घमासान की जंग जारी। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने बड़े हमले में मुतअद्दिद इस्राएली फौजियों को हलाक करने का किया दावा। यूक्रेन जंग में शिद्दत के दरमियान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दी धमकी। कहा पोलैंड ने अपने फौजी यूक्रेन भेजे तो वो जिंदा वापस नहीं जा सकेंगे। साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जान को खतरा। जिस जेल में है कैद उस पर हो सकता है दहशतगर्दाना हमला। मुलाकातों पर लगाई 2 हफ्तों की पाबंदी। इंटरनेशनल मीडिया ने मालदीव से हिंदुस्तानी फौजियों की वापसी का अमल शुरू करने का किया दावा। चीन की हामी सदर मोहम्मद मोइज़ो के हुक्म के बाद हिंदुस्तान से बढ़ी मालदीव की कशीदगी। और सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर दाखिल किया एफिडेविट। बताई इलेक्टोरल बॉन्ड की तफसीलात। कैश नहीं गिराए गए बॉन्ड की रकम पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफर करने की कही बात। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।